हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी टेक में। तो आज मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 2 यानी कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसके ऑथर है ग्रैडन कुक और एलन ईस्ट। तो गाइज, इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारे ऑथर है उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें वो हमें ये समझाते हैं कि ये एक टाइम था जुलाई 1976 का, जिसमें ऑथर, उनकी वाइफ, उनका बेटा जोनाथन और उनकी बेटी सुजैन जो सिर्फ 7 साल की थी, तो वो सब एक सी वॉयज पर निकलते हैं प्लायमाउथ इंग्लैंड से, क्योंकि वो कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी का कॉपी करना चाहते थे जो उन्होंने 200 साल पहले पूरी की थी, जिसमें उन्होंने पूरी वर्ल्ड का एक चक्कर लगाया था और वो भी अपने बोट में। तो इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स है, तो सबसे पहले उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे ऑथर, जो एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन थे, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि वो एक ना एक दिन जेम्स कुक, जो कैप्टन जेम्स कुक है, उसकी एक जर्नी को रिपीट कर पाए। और वो पिछले 16 सालों से अपने फ्री टाइम में उनकी स्किल्स को डेवलप करने में बिता दिए, जो एक सी वॉयज से रिलेटेड था। और उनकी जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर, जो एक 23 मीटर लॉन्ग थी और उसका वजन करीबन 30 टन के आसपास था, और वो बोट पूरी की पूरी वुड से बनी हुई थी। और ऑथर फिर हमें बताते हैं कि वो खुद उस बोट पर बहुत महीनों तक काम किए थे उसकी फिटिंग करने में, और वो काफ़ी रफ वेदर में भी उसे टेस्ट करने के लिए कभी कभी निकलते थे। अब उसके बाद हमारे जो ऑथर है वो बिगनिंग ऑफ द जर्नी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अब ऑथर सिंपली अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें वो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने प्लान किया था कि उनकी जर्नी 3 साल की होगी, और उनकी जर्नी का जो फर्स्ट पार्ट था जो कंप्लीट होता था 1,05,000 किलोमीटर्स में, वो एकदम सक्सेसफुली एंड हैप्पीली कंप्लीट हो गया था, जिसमें वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन गए थे। इसके बाद उन्हें ईस्ट की तरफ जाना था, और क्योंकि ईस्ट में वर्ल्ड रफेस्ट सीज आते थे जो कि है द साउथ इंडियन ओशियन, तो उस एरिया को टैकल करने के लिए उनके साथ उनके 2 क्रूमैन्स, अमेरिकन लैरी विगिल और स्विस हर्ब सिगलर, उनकी क्रू में ये 2 मेंबर्स थे। अब केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन में ही इनको बहुत ही रफ कंडीशन, रफ वेदर से फेस करना पड़ रहा था, और अगले कुछ वीक्स तक ऐसी ही कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स वहाँ पर चलती रही। और फिर ऑथर बताते हैं कि ऐसी स्ट्रॉन्ग विंड्स उनकी चिंता का कारण नहीं था, बट जो पानी से जो वेव्स बन रही थी उनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो एक्चुअली में वो उनके लिए चिंता का कारण थी। फिर ऑथर हमें ये बताते हैं कि उनका मेन जो चिंता का कारण था वो था वेव्स, जो समय के साथ साथ बहुत ही ऊंची ऊंची वेव्स बनने लगे थे। फिर उन्होंने बताया कि इन वेव्स का एवरेज अगर हाइट निकाला जाए तो वो 15 मीटर के अप्रॉक्स आता है, जो उनके बोट के मेन मास से भी ज़्यादा था। मेन मास आप ये समझ लो कि बोट का जो सेंटर पोल होता है ना, उसका लंबाई। इसके बाद ऑथर हमें ये बताते हैं कि दिसंबर 25 को जब वो 3,500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आ चुके थे, और तभी जो वेदर थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, पर फिर भी जो उनकी हॉलीडे थी वो बहुत ही अच्छा गुजर रही थी। और उन्होंने 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का डे, तो उसमें उन्होंने बोट में अपना एक क्रिसमस ट्री भी लगाया था। और उसके बाद जब न्यू ईयर डे आया तो वेदर में बेसिकली कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं थे। वेदर चेंज ज़रूर हो रही थी, बट और ख़राब होने के लिए। फिर ऑथर हमें जनवरी 2 की बात बताते हैं। तो उस दिन बेसिकली हुआ क्या था, जो वेव्स थी वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और फिर उन्होंने जितने भी स्ट्रॉन्ग जिप्स लगाए हुए थे अपने बोट में, उसे सभी को उखाड़ के फेंक देते हैं। और उनकी जो बोट थी वो हर बार वेव्स के ऊपर जा रही थी, और जब वेव्स के ऊपर जा रही थी तो जो ऑथर है उसको बहुत ही ज़्यादा वास्ट ओशियन देखने को मिलती थी। और जो विंड थी वेव्स के ऊपर जाने के बाद, तो इतनी फास्ट वो वेव्स थी कि उनकी आंखों में लिटरली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब बोट की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए उन्होंने जो आखिरी स्टॉर्म जिप लगाया हुआ था उसको भी वो हटा करके रख देते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बोट के जितने भी स्टर्न एरिया है उसको आपस में लूप वे में रोप से बांध दिया, ताकि बोट में कुछ अच्छा सा स्ट्रेंथ आ सके। स्टर्न का मतलब होता है रियर पार्ट ऑफ द शिप। और इसके बाद उन्होंने जितने भी सामान रखे हुए थे बोट में उसको सबको डबल लैश कर देते हैं, मतलब दोबारा बांध देते हैं।
और जो बोट की लाइफलाइंस होती है यानी कि रोप्स, उसको अपने आप से अटैच कर लेते हैं ताकि बाद में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और साथ ही साथ वो लाइफ जैकेट भी पहन लेते हैं और फिर इंतज़ार करने लग जाते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट डिज़ास्टर, जिसमें शाम के 6 बजे समुद्र में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। विंड स्पीड बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है और स्काई का कलर बिल्कुल एकदम डार्क हो जाता है। और तभी उनको दिखता है कि उनकी तरफ एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा क्लाउड आ रहा है। करीब जाने पर उनको पता चलता है कि जो उनके तरफ आ रहा था वो बेसिकली क्लाउड नहीं था, वो एक तरह का कोई वेव था जो पहले उन्होंने वेव को फेस किया था उसके डबल साइज़ का था, और इसीलिए उनको लगा कि वो बेसिकली क्लाउड्स है, बट वो दुगने साइज़ का वेव्स थे। पहले तो ऑथर को लगता है कि उनकी बोट वो वेव से टैकल करके निकल जाएगी, लेकिन बाद में बहुत ही ज़ोरदार धमाका होता है और उससे उनका जो डेक है वो पूरी तरह से टूट जाता है। समुद्र का पानी पूरी तरह से उनके बोट के अंदर आने लग जाता है और ऑथर का सर सीधा जाकर के उनकी जो बोट का व्हील है उसे टकराता है। व्हील, उसे आप चक्का मत समझ लेना, वो व्हील जिससे बोट का डायरेक्शन चेंज होता है, आपने फिल्मों या फिर कार्टून्स में देखा होगा। और फिर वो सीधा अपने शिप से बाहर गिर जाते हैं और उन गहरी वेव्स में डूबने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जो आखिरी टाइम है वो आ चुका है और उनका डेथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और तभी वो एकदम से, जो हमारे ऑथर है, पानी के बाहर आते हैं और अपने वेव वॉकर यानी कि उनका बोट की तरफ देखते हैं और फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि उनका जो वेव वॉकर है उनको वेव्स पूरी तरह से कैप्चर कर लिए हैं और उस बोट का जो मास था वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टली वेव्स में गिर चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे ऑथर है वो अपने आप को एक रस्सी में बांध लेते हैं जो बोट से कनेक्टेड होता है और एक लाइफलाइन जैकेट भी पहन लेते हैं जिसकी मदद से वो पानी में नहीं डूबे, और उस रस्सी को टाइट हो जाने के बाद वो बोट में आसानी से चढ़ गए। और क्योंकि वेव्स का स्पीड बहुत ही ज़्यादा था तो जितना भी पानी बोट के अंदर आ गया था वो एकदम वेव्स की तरह कभी इधर तो कभी उधर हो रही थी, जिसके कारण उनका जो बोट का लेफ्ट रिब है वो भी क्रैक हो जाती है और उनका जो मुंह होता है वो पूरी तरह से खून और टूटी हुई दांतों से भर जाता है। फिर वो किसी तरह से अपने बोट के व्हील की तरफ जाते हैं और बोट को एक डायरेक्शन देते हैं और फिर वो अगली वेव के लिए अपने बोट को तैयार करते हैं। फिर हमारे ऑथर रियलाइज़ करते हैं कि उनकी बोट में जो नीचे एक टैंक मौजूद है वो पानी से पूरी तरह से भर चुका होगा, लेकिन वो उसे चेक करने नहीं जाते हैं क्योंकि वो बोट के व्हील को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। फिर सामने वाले डेक से यानी कि रूम से एक जोरदार आवाज़ आता है और गेट अचानक से खुल जाता है। मैरी, उनकी वाइफ जो होती है, वो निकलती है और कहती है हम डूब रहे हैं। जो डेक है वो पूरी तरह से टूट चुका है और अंदर पानी भरता जा रहा है। और तभी जो ऑथर है वो अपनी वाइफ मैरी से कहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए उनका बोट के व्हील को संभाले। और तभी वो देखते हैं कि लैरी और हर्ब, जो क्रूमेंस होते हैं, वो पागलों की तरह बोट के अंदर से पानी को बाहर फेंक रहे हैं। और फिर वो पानी में अपने बच्चे के सारे सामान को देखते हैं, यानी कि टॉयज़ होता है, चार्ट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, वो सारा पानी में बिखरा पड़ा था। और वो जैसे तैसे उनके जो बच्चों के केबिन्स थे उनमें जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या वो सही है, ठीक है। तभी ऊपर से आवाज़ आता है कि हाँ वो दोनों ठीक है, सही सलामत है, लेकिन जो उनकी डॉटर है सुजैन, उसे थोड़ा सा सर में चोट आ जाता है जिसके कारण उसकी आंखों के जस्ट ऊपर बहुत ही बड़ा एक बम्प आ चुका है। और क्योंकि ऑथर के पास अभी उतना टाइम नहीं है इसीलिए वो तुरंत से हैमर्स, स्क्रूज और कैनवस को ढूंढने लग जाते हैं और वो तुरंत जो कार्डबोर्ड का टूटा हुआ पार्ट है उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि हर वेव के साथ अंदर पानी ना आ सके। अगर वो उसे रिपेयर नहीं करते हैं तो हर वेव के साथ पानी बोट के अंदर आने लगेगा, लेकिन वो कैसे भी करके मैनेज करते हैं और कैनवस के साइड में एक वाटरप्रूफ सा कुछ लगा देते हैं जिससे बोट के अंदर पानी नहीं आ पाएगा। और इसी तरह से वो बोट के अंदर काफ़ी सारा पानी आने से रोक लेते हैं। और उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है वो थी हैंड पंप की, जो कि एकदम ब्लॉक हो जाती है और उनका जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट के कारण फ्लैश हो जाता है। और अब जो वाटर लेवल है शिप के अंदर, बोट के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। फिर ऑथर को एकदम से याद आता है कि उनके पास 2 स्पेयर पंप्स पड़े हुए हैं, तो तब उसे वो लेने जाते हैं और देखते हैं कि पानी के कारण वो दोनों भी टूट चुके हैं। और साथ ही साथ उनकी बोट का मेन जो सेल है, जिप है और मेन एंकर, वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुका है।
इसके बाद उन्हें याद आता है कि चार्ट रूम के फ्लोर में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पंप रखा था और तभी वो फटाफट से उसे कनेक्ट करते हैं एक आउट पाइप से और वो ये देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि वो काम अभी भी कर रहा था और वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी थे। और इसके बाद जो रात होती है वो बहुत ही मुश्किल से निकलती है और उन्हें वो रात एकदम एंडलेस लगती है। एक तो ठंड का वक्त रहता है और वो पूरी रात बोट के अंदर का पानी को बाहर फेंकने में बिता देते हैं। फिर वो अपने रिमोट को कनेक्ट करते सैटेलाइट से कि उनको कुछ हेल्प मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और वो ऐसा एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि वो बहुत ही कोने एरिया में थे, मतलब वर्ल्ड के बहुत ही रिमोट एरिया, बहुत ही कॉर्नर एरिया में थे और इसीलिए उन्हें हेल्प की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये बेसिकली एक मेडे कॉल्स होता है। अब मेडे कॉल्स का मतलब आप नहीं समझे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब एक शिप कोई बड़े समुद्र में फंस जाता है तो वो मेडे कॉल्स के जरिए दूसरे शिप्स को हेल्प के लिए बुला सकता है। अब आपको याद होगा कि ऑथर की जो बेटी है सुजेन, जो सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी, उसके सर में एक छोटा सा बम्प आ गया था जो अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसकी आँख टोटली ब्लैक हो चुकी थी और साथ ही में उसके हाथ पाँव में बहुत ही ज़्यादा डीप कट्स भी था। फिर ऑथर सुजेन से पूछते हैं कि वो उस कट्स के बारे में उनको पहले क्यों नहीं बताया, तो वो उनकी जो 7 साल की बेटी थी वो रिप्लाई देती है कि उस समय उस सिचुएशन में मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। एक तो वैसे ही सिचुएशन ख़राब था और मैं आपको ये सिचुएशन बता के और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। अब आता है जनवरी 3 का समय। तो ये सुबह का टाइम था और उन्होंने नोटिस किया कि जो पंप्स है जो रात भर से चल रहे हैं, जिनका काम ये होता है कि बोट के अंदर का पानी को बाहर फेंकना, उसकी वजह से बोट के अंदर का पानी कंट्रोल में आ जाता है और साथ ही में उन लोगों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को भी मिल जाता है। और तभी वो देखते हैं कि वाटर लाइन के पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा लीक होता है। जब वो उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बोट का जो मेन फ्रेम है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। अरे कहना क्या चाहते हो? और उनका जो कार्डबोर्ड का सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कवर्ड पार्टीशंस के ऊपर जो कुछ कुछ थे उसके ऊपर ही टिका हुआ है। अब पूरे 15 आवर्स बीत जाने के बाद उनका जो वेव वॉकर था, उनका बोट, वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, अच्छे से चल नहीं पा रही थी। और अब ऑथर कहते हैं कि वो तो अब ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वो अपने चार्ट को देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में कुछ छोटे छोटे 2 आइलैंड्स होते हैं, जिनमें से एक था एल एम्स्टरडैम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। उन्हें एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना था जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था और साथ ही में उनका ऑक्सिलरी इंजन वो भी इन वेव्स के कारण बंद हो चुका था। अब टाइम आता है जनवरी 4 का और उस वेव को हिट किए हुए 34 आवर्स हो चुके होते हैं और वो इतने टाइम में सिर्फ और सिर्फ पानी को ही बाहर फेंक रहे होते हैं और अब उनके बोट में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक का ही पानी बचा हुआ होता है। और फिर मैरी को कुछ कॉर्न व्हीट्स और बिस्किट्स मिलते हैं जैसे कि क्रैकर्स, और वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि मैरी और उनका जो डॉटर बेटा है वो सब पूरे 2 दिन के बाद कुछ खा रहे हैं। पर ये लाइव सेशन का टाइम बहुत ही छोटा था क्योंकि जनवरी 4 शाम के 4 बजे अप्रॉक्स फिर से वैसे ही ब्लैक क्लाउड्स आने लग जाते हैं और फिर उसके कुछ ही घंटों बाद जो विंड की नॉर्मल स्पीड होती है वो 40 नॉट्स तक आ जाती है, जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फास्ट विंड होती है और वो वेदर ख़राब होने लग जाती है। अब टाइम आता है जनवरी 5 का और उस समय उनको पूरी तरह से होपलेस फील होने लग जाता है। उस टाइम पर ऑथर जो है वो अपने चिल्ड्रंस के पास जाते हैं और तभी जोनाथन उससे पूछते हैं कि क्या हम मरने वाले हैं, और तभी जो ऑथर है वो उसे एश्योर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही आगे वो होने देंगे। और तभी जोनाथन कहते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है मरने का क्योंकि वो अपने सिस्टर्स, अपने फादर और अपने मदर के साथ है और इसीलिए वो कहते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यू एंड मॉमी, स्यू एंड आई। अब जब ऑथर ये बात सुनते हैं जोनाथन के मुंह से तो उनके पास कोई वर्ड्स नहीं रह जाता है रिप्लाई करने के लिए और साथ ही में वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हैं उस सी से फाइट करने के लिए। और तभी वो चले जाते हैं कार्डबोर्ड के साइड में और उसे बहुत ही ज़्यादा वीक देख करके उसको रिपेयर करने लग जाते हैं।
और तभी वो सुपरवाइज नायलॉन एंकर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो आगे जो विंड आ रही है उसको रोक सके। उसी दिन शाम को वो अपनी वाइफ मैरी के साथ बैठे हुए होते हैं और वो साथ में हाथ पकड़ के बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जो मोशन ऑफ वेव्स था वो हर वेव्स के साथ कुछ ना कुछ पानी बोट के अंदर आते जा रहा था और उन दोनों को लग रहा था कि उनका जो अंत है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन उनका जो वेव वॉकर है वो उस स्टॉर्म को क्रॉस कर जाती है और अगले दिन यानी कि जनवरी 6 को जो विंड स्पीड होती है वो भी रेगुलर होने लग जाती है। और फिर ऑथर चार्ट रूम में वापस से जाते हैं और विंड स्पीड को कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं अपनी पोजीशन को और फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि वो 1,50,000 किलोमीटर वाइड ओशियन में सिर्फ और सिर्फ एक 60 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे होते हैं। और जब वो ये सब काम कर रहे होते हैं तो तभी उनकी बेटी सुजैन उस रूम में आती है और उसकी जो सर पे चोट लगी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सूज गई होती है, जिसकी वजह से सुजैन की जो आंखें थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई थी। और इस हालत में भी सुजैन अपने पापा को एक कार्ड देती है जिसमें कुछ स्केचेस बने हुए होते हैं उनके और उनके वाइफ मैरी के। और सुजैन कहती है कि इसमें तो दो बहुत ही फ़नी पीपल है जिनको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़नी हंसी आई है, आप भी इसे देख कर के हंस रहे हो। और साथ ही में उस कार्ड के अंदर एक मैसेज होता है कि वो यानी कि सुजैन उन दोनों को अपने मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वो उन्हें थैंक्स कहना चाहती है। और वो उसमें ये भी लिखती है कि उनको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट के लिए ही होप रखना चाहिए। और फिर ऑथर जो होते हैं वो अपने नॉर्मल काम में लग जाते हैं, वो कोई कैलकुलेशंस को चेक करते हैं और फिर उसे रीचेक करते हैं। उस टाइम पे ये सब कैलकुलेशन करने के लिए वो अपने स्पेयर कंपास का भी यूज़ करते हैं और उनका जो स्पेयर कंपास था वो उतना ज़्यादा परफेक्टली काम नहीं करता है। और फिर वो वेस्टर्न करेंट्स के साथ जाने का कोशिश करते हैं इंडियन ओशियन में। और फिर वो लैरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो उनकी बोट को 185 डिग्री पर शिफ्ट कर दे और अगर वो लकी होए तो वो शाम के 5 बजे के आसपास कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स को देख पाएंगे। और फिर वो अपने बंक पे जाकर के लेट जाते हैं और अमेजिंगली वहाँ पर उन्हें नींद आ जाती है और वो सीधा उठते हैं शाम के 6 बजे। और क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो शाम के 5 बजे तक आइलैंड्स के आसपास पहुँच जाएंगे और जब वो 6 बजे उठते तो उन्हें लगता है कि वो शायद उन आइलैंड्स को पीछे छोड़ दिया होगा। लेकिन तभी उनका जो बेटा होता है जोनाथन वो उनके बंक पर आता है और कहता है कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। और सुजैन उसी टाइम उसके पीछे खड़ी होती है और ऑथर कुछ कंफ्यूजिंग वे में उनसे पूछता है क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें उनसे पूछता है कि क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे गले लगाना चाहते हो। और तभी जोनाथन क्लैरिफाई करता है कि आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन भी हो। और तभी उनके जो डैडी होते हैं यानी कि हमारे ऑथर वो कहते हैं कि नहीं, शायद मैं इस वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ क्योंकि शायद हमने उन आइलैंड्स को पीछे ही छोड़ दिया है। और तभी सुजैन एक फैक्टफुल वॉइस में कहती है कि हमें आइलैंड्स मिल गए हैं। और तभी ऑथर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसे सिचुएशन में होंगे भी क्यों नहीं। और फिर वो सीधा फिर एकदम फुल स्पीड में बाहर जाकर के देखते हैं और ये पाते हैं कि वो जो 2 आइलैंड्स है वो सीधा उनके शिप के सामने हैं। लेकिन वो बहुत ही दिनों से ओशियंस में घूम रहे थे और वो बहुत दिन बाद कोई लैंड के टुकड़े को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें वो आइलैंड वर्ल्ड का बेस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड लगता है। तो उस रात वो ऑफशोर अपने बोट पे ही रहते हैं और अगले दिन सुबह सुबह उस आइलैंड पे उतरते हैं। और जब ऑथर इतने समय बाद अपने पैरों के नीचे जमीन को देखते हैं और उस क्रूशियल आवर्स में जब वेव्स ने उनके बोट को हिट किया था, उनकी वाइफ ने भी पूरी टाइम व्हील्स को संभाला और साथ ही में वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं अपनी बेटी सुजैन के बारे में। और साथ ही में जो बच गया हमारा जोनाथन उसके बारे में भी सोचते ही है क्योंकि वो एक ऐसा लड़का था जो उस सिचुएशन में, उस हार्श कंडीशन में उनके पास आकर के कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। और फिर ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि सुजैन के सर पे जो चोट लगी थी उसे ठीक होने के लिए टोटल 6 ऑपरेशंस हुए थे। तो इसी के साथ गाइज ये चैप्टर यानी कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर ख़त्म। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड कर पाऊँ तो आप भी उसे देख पाओ। और हाँ,
आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस स्टोरी में से सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और मैं सभी का कमेंट्स पढ़ता हूँ और जिसका कमेंट सबसे अच्छा रहा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।